हेलो एवरीवन, मैं हूं कौशल। वेलकम बैक टू लेसन अनदर वे। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एंड इसको हम पूरे डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर का सिलेबस हम पहले जान ले। उसमें यही चीज है कि यार देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या बात है ना, ये रिवोल्ट का मतलब क्या है। देखो, अभी अगर तुम न्यूज फॉलो करते हो तो एक दो साल पहले तुमने सुना होगा कि श्रीलंका में एक विद्रोह हुआ। जो उनके आम ऑडियंस थी ना, जो आम उनकी जनता थी, वो खुश नहीं थी गवर्नमेंट से और उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने मतलब जो भी मिनिस्टर्स थे उनके घर पे चले गए, ठीक है, धरने लगाए, सब किया, काफी कुछ हुआ था। उनके स्विमिंग पूल के अंदर लोग तैर रहे थे, मतलब बहुत ऐसा हो गया था। और उनके मिनिस्टर्स देश छोड़ के भाग गए, मतलब काफी कुछ हुआ। ठीक है, काफी मतलब अपसेटिंग हुई थी देश में। अब इसी चीज को हम एग्जांपल में लो, इसी चीज को इमेजिन करो कि ये 1857 में इंडिया में हो रहा है और इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रहा है। ब्रिटिश एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई है जो कि आई थी सिर्फ एक सौदा करने, एक जनरली ट्रेडिंग करने, लेकिन धीरे धीरे पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपना इधर लेके आई और इंडिया से लूटने लगी। क्या क्या रीजन थे वो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, क्या क्या हुआ उसके बाद वो इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या रीजंस थे और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। जो बीच के इवेंट्स थे वो इतने जरूरी नहीं है, बट मैं तुम्हें थोड़े थोड़े बता दूंगा ताकि मेंटेन रहे कॉन्टिन्यूएंसी। अब वीडियो शुरू करने से पहले देयर इज वन थिंग व्हिच आई नीड टू टेल यू। सो ये वीडियो ना, हमें क्या लगता है जनरली, मुझे दोस्त वगैरह जो बताते होते हैं कि यार जो हिस्ट्री है ना काफी बोरिंग लगती है। इसका सॉल्यूशन मैं और साथ में हमने फिजिक्स वाला फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके लाए हैं दीज बुक्स। ठीक है, ये जो बुक्स है ना, देखने में लगेगी कि ये कोई और पब्लिकेशन ले आई है कि जस्ट लाइक क्वेश्चन बैंक वगैरह, बट दीज आर एक्सट्रीमली ग्रेट बुक्स जो कि टेक्स्ट बुक कम क्वेश्चन बैंक है। इसमें तुम्हें लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो तुम्हें चैप्टर वाइज पूरी थ्योरी मिलेगी। ठीक है, जो जो तुम्हें एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज बहुत ग्रेट, बहुत मिनिमम चीजों में। ऐसा नहीं कि 10-10 पेज लिख दिए जो पेपर में आने भी नहीं है, जो जरूरी है और एक इंटरेस्टिंग वे में लिखी है। और साथ में पीछे एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर एक एक चीज दे रखी है। सो आप इसे जरूर बाय कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, मैं रेकमेंड करता हूं इन्हें एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो। ठीक है, साथ में इसमें एक और चीज हिस्ट्री में मैं बात करूं कि यार टाइम लाइन भी दी गई है। ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद कि क्या क्या कब कब हुआ, तो वो डेट्स रिवाइज करने में बहुत आसान रहता है। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। एंड हम अपनी वीडियो पे वापस चलते हैं। अब देखो यार, बात ऐसी है कि ये जो हमने पूरी हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है, ये पहला चैप्टर है। क्या इससे पहले भैया इंडिया का इतिहास नहीं था? इससे पहले भैया हमने कुछ नहीं किया। जो क्लास 9th में आपने पढ़ा वो एक छोटा पार्ट है हिस्ट्री का, उसके बाद जो अब हम पढ़ रहे हैं वो एक पार्ट है हिस्ट्री का। इसके बीच में भी काफी कुछ हुआ जो कि हमें नहीं पढ़ाया जाता, काफी इससे पहले भी हुआ, बाद में भी होगा। ठीक है, ऑब्वियसली हिस्ट्री कभी खत्म तो होने वाली है नहीं, और हिस्ट्री एग्जैक्टली सही है कि नहीं ये डिबेटेबल होता है। क्योंकि ऑब्वियसली द विनर राइट्स द हिस्ट्री, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने बेस्ट नोट्स के साथ। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देगा एंड मैं उसे डेफिनेटली अगली वीडियो तक आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो वी आर हियर विद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वॉर भैया होता क्या है, पहली आजादी की जंग जो भारतीयों ने करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर हम कहें तो। अब ये क्यों करी थी, क्या करी थी, क्या क्या रीजन थे वो हम जानते हैं। देखिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक बहुत मेजर अपराइजिंग थी। इसके बाद ब्रिटिशर्स को पता लगा कि यार ये इंडिया कुछ कर सकती है, इंडिया मतलब हमसे अनसेटिस्फाइड है और इंडिया हमसे विद्रोह अगर अच्छे से इकट्ठे मिलकर करें तो ये हमें हरा सकते हैं। ठीक है, एक पहली बार उनको थोड़ा सा हुआ था, फील हुआ था इस बारे में। ठीक है, तो अभी हम ये कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने थ्योरी लिखी है सब एक बार रीडिंग लगा लेना, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द 1857 रिवोल्ट। अब देखो ओवरव्यू क्या है, सबसे पहले तो वाइड स्प्रेड अपहेल्ड था। इससे पहले इतना ज्यादा बड़े स्केल पे रिवोल्ट कभी नहीं हुआ था। ठीक है, इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए कहते हैं। इससे पहले भी छोटी मोटी जंगें हुई होंगी पर वो एक पर्टिकुलर रीजन तक सीमित थी, ये बहुत बड़े स्केल पे हुआ। दूसरा, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जातियों ने पार्टिसिपेट किया। आगे क्या होता था कि एक कोई पर्टिकुलर जाति खुश नहीं है, एक पर्टिकुलर रिलीजन खुश नहीं है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कर रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज के, पर्टिकुलर क्रॉप के मर्चेंट्स या फार्मर्स खुश नहीं है तो वो कर रहे हैं। इसमें सबने मिलकर किया। ठीक है, एक वो था। तीसरी चीज, इनिशियल विक्ट्रीज। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी जीत भी, हम जीते भी। ठीक है, एक साल तक हमने ब्रिटिशर्स को पूरे मतलब लटका के रखा था। ठीक है, उनको पूरा ऐसा हो गया था कि भाई हम हार जाएंगे, ऐसा हो रहा था, बहुत जोर लग गया था ब्रिटिशर्स का। इससे पहले इतना सीरियस कभी उनका नहीं हुआ था। फोर्थ इज ब्रूटल सप्रेशन। इससे पहले इतने खूंखार तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस कोई भी सप्रेशन को नीचे गिराने का जोर नहीं लगाया था। इसमें क्यों लगाया, बिकॉज उन्हें पता था कि लगाना पड़ेगा।
ऑलराइट, अब हम कुछ कॉजेज पढ़ते हैं। देखो अलग अलग कॉजेज हैं सॉरी, कुछ पॉलिटिकल कॉजेज हैं, कुछ अलग अलग तरीके के कॉजेज हैं। अब ये जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, और यही आपके एग्जाम्स में आएगा। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या। देखो पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे पहले आता है हमारा पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो आए थे ट्रेड करने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर सोचा कि हम इसे और एक्सपैंड करेंगे। अब एक्सपैंड करना, देखो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिलेंटलेस territorial expansion in India, thou dubious means eroded power and autonomous in India showing its seeds of resentment। अब ये तो मैंने बहुत छोटा सा लिख दिया, लेकिन तुम इसे और डिटेल में लिखना चाहो तो डेफिनेटली आराम से लिख सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले ये पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन कैसे की गई, मैं यहाँ पे मैं भी पहली बार वैसे इस पे बना रहा हूँ, सो गिव मी सम टाइम टू फिगर इट आउट, राइट। या अब सही है। अब देखो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन कैसे गई, सबसे पहले तो आउटराइट वॉर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सीधा लड़ने लग गए। अब देखो उन्हें भी पता था कि जितनी इंडिया में लैंड है, जितनी ज्यादा लैंड एक पर्टिकुलर जगह बंदे के पास होगी, पर्टिकुलर एक कंपनी के पास होगी या रूलर के पास होगी, उतनी उसके पास पावर ज्यादा होगी, ऐसा ही माना जाता है। तो पहले के टाइम पे भी ये था, ठीक है। जितनी बड़ी मौर्यन एम्पायर थी, जितनी बड़ी जो साम्राज्य बनते थे, उतनी ज्यादा ही उसे पावरफुल माना जाता था। तो सीधा आउटराइट वॉर कर दो, जिसकी सेना कमजोर है उस पर सीधा ही लड़ पड़ो, हमें पता है हम जीत जाएंगे तो बात ही खत्म, ठीक है। ऐसे बहुत से एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे और एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए थे, बहुत उन्होंने करे और जीते, ठीक है। एक तो ये चीज उन्होंने करी। दूसरी चीज उन्होंने जो अपनाई वो थी सब्सिडरी अलायंस, माय बैड, ठीक है, सब्सिडियरी। अब ये पहली वीडियो है तो ठीक है, राइटिंग का थोड़ा देख लेना इधर उधर, बाकी मैं अगली वीडियो तक डेफिनेटली इंप्रूव कर दूंगा, तो उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अब सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू करी थी, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली का तुम देख लेना, ठीक है। माय बैड, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस किसने स्टार्ट करी थी, अगर ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले बात आएगी तुम्हारे के भैया लॉर्ड वेलेस्ली एक बंदा था, उसने सब्सिडरी अलायंस, पहले उन्होंने कहा हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में उन्होंने सब्सिडरी अलायंस शुरू करी और डेफिनेटली और लोग को करने लगे। अब सब्सिडरी अलायंस ना क्वेश्चन में जब आती है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं तुम्हें दोनों साथ में लिखा देता हूं, ठीक है। एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और एक है सब्सिडरी अलायंस। अब इनमें फर्क क्या है, सबसे पहला डिफरेंस तो भैया यही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, और जो सब्सिडरी अलायंस है वो लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बोला जाता है कि अगर आपके मेल हियर नहीं है, कोई राजा है उसकी पुरुष संतान नहीं है आगे कोई, ठीक है, मेल हियर, ऐसा नहीं एडॉप्टेड सन नहीं चलेगा, अगर असली में आपके ही ऑफस्प्रिंग नहीं है कोई, तो आपका जो लैंड है आपकी डेथ के बाद गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा जो सब्सिडरी अलायंस है वो क्या बोलना चाह रहा है कि वो बोल रहा है कि यार लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि देखो बात क्या है कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, आपके पास ऐसी सेना नहीं है, आपके पास ऐसे हथियार नहीं है, आपके पास ऐसी गन्स नहीं है, हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं अपने लोगों के साथ, क्योंकि आपके लोगों को तो गन्स चलानी आती नहीं, तो हम आपको क्या आर्मी दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, अपने से भी और लोगों से भी। अब इसके बदले हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो जितने लोग आपके अंडर काम करेंगे उन सबको सैलरी आप दोगे, ठीक है, और आपको मानना पड़ेगा कि आप ब्रिटिशर्स के अंडर हो। दूसरी चीज, आप किसी भी यूरोपियन पावर के साथ ना तो लड़ाई कर सकते हो बिना ब्रिटिशर से पूछे, ना ही उनके साथ ट्रेड कर सकते हो, ना ही कोई आप उनके साथ ट्रीटी में आ सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो उनका कुछ हिस्सा जमीन का ले लिया जाएगा एज पेनल्टी, जो उनके लोग अंडर काम करते हैं आर्मी की को, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आपका कुछ हिस्सा जब्त कर लिया जाएगा, राइट। सो इतनी चीजें कर दी और फिर भी क्या कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन किस बात की, ठीक है। तो ये सब्सिडरी अलायंस का बहुत बड़ा एक खेल था जो कि उन्होंने खेला, ठीक है, और काफी सक्सेसफुल भी रहा। बहुत सी चीजें थी जो इस चीज की वजह से ये जीत पाए, ठीक है। अब
बेसिकली मतलब ब्रिटिशर्स का खिलौना बन के रहेगी वो जो स्टेट जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी यही था। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का हमें जंग पता है, वो हुई इसलिए थी, मतलब जो झांसी की लड़ाई थी वो हुई इसलिए थी कि उनका कोई खुद का मतलब ऑफस्प्रिंग नहीं था, तो वो क्या था कि उन्होंने अडॉप्ट किया था। अब वो कहते कि अडॉप्ट बट हम मानेंगे नहीं, वो राजा बन ही नहीं सकता। अब ये मर्जी तो राजा की होनी चाहिए, रानी की होनी चाहिए, प्रजा की होनी चाहिए थोड़ी टू सम एक्सटेंट। लेकिन ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है हमारी मर्जी है, ये हम चलाएंगे अपना। सो या ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से लड़ाई हुई। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ऐसा लगता है ना यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो वही चीजें। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। अब देखो बहादुर शाह मुगल एम्पर का मतलब औरंगजेब वगैरह के काफी देर बाद जो एम्पर थे, जो कि लास्ट हम मान सकते हैं बहादुर शाह थे। ठीक है, इनसे पहले औरंगजेब के टाइम पे हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आई थी, ये हमने 9th में आई गेस पढ़ा था। ठीक है, नहीं पढ़ा था तो अब तुम्हें पता लग गया। सो ब्रिटिश stripped द मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर ऑफ हिज पावर्स एंड ट्रीटेड हिम विद ग्रेट रिस्पेक्ट फर्दर अलाइनिंग द इंडियन पॉपुलेंस। देखो ये काफी चीज की गई कि डिसरिस्पेक्ट काफी शो करी गई बहादुर शाह जफर जी को, और उनको कहा गया कि यार आप लोग अब मतलब आप जो सिक्के थे ना इंडिया के उस टाइम पे, जो करेंसी चलती थी उस पे उनकी फोटो होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुगल एम्पायर लास्ट थी ब्रिटिश से पहले जो आने वाली। तो उस टाइम के उन्होंने क्या कहा कि अब से ये जो कॉइन्स है इस पे आपकी फोटो नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब मिंट नहीं होगी, और साथ ही में आपके जो अगली जनरेशन है वो ऐसे टाइटल को यूज नहीं कर सकते कि मैं एम्परर हूं, मैं आई एम द फादर ऑफ द नेशन, मतलब ऐसे जो भी चीजें हैं कि कोई अपने साथ नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते कि देश का मैं ये पर्टिकुलर बंदा हूं। ठीक है, जैसे अब हमने महात्मा गांधी को बोला फादर ऑफ द नेशन, तो ये हम सब एग्री करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी मानती है, तो मतलब उस टाइम पे ये नहीं हो सकता, तो ये हमने म्यूचुअली डिसाइड किया। ठीक है, तो तब ये हो गया था। ऑल्सो एक इसमें पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, ऑल्दो ये एग्जाम में आता नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ऑन द प्रीटेक्स्ट of alleged misrule। ठीक है, अब भैया इसका क्या मतलब, देखो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने ना कुछ ऐसी जगह थी, सबसे पहले अवध दिमाग में आती है, वहां के नवाज वादिद अली शाह जो थे, शाह जो थे, उन्होंने कहा कि यार आप अच्छे से गवर्न नहीं कर रहे, आप अच्छे से रूल नहीं कर रहे, इसलिए आपको हम हटा रहे हैं, हम ये जगह अपने अंडर ले रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। ऐसा ब्रिटिशर्स ने, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे रिवोल्ट। अब देखो क्या कहा कि हम लोगों की भलाई करेंगे, लेकिन हुआ क्या, जो लोग वहां पे रहते थे उनको जो पहले टैक्स देना पड़ता था उससे काफी हद ज्यादा 5 गुना 6 गुना टैक्स बाद में देना पड़ा। तो उनका फायदा कहां से हुआ, जितने हजारों लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राजा के अंडर, नवाब के अंडर जो काम करते थे, जो कोर्ट में जो उनका मतलब जो राजा का पूरा वो किंगडम होता है, ठीक है, उसमें जो मेन जहाँ पे सुनवाइयाँ वगैरह होती है वो सब चीजें होती हैं, वो सब जो लोग वहां पे काम करते थे वो सब बेघर हो गए, मतलब उनका काम नहीं रहा, अनएम्प्लॉयड हो गए। अब जो अनएम्प्लॉयड हो गए, पहली बात उनकी नौकरी गई, दूसरी बात उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद जो मंदिर वगैरह होते थे, जो ऐसी जगहें होती थी, ठीक है, रिलीजन की, उसमें टैक्स नहीं देते, उसमें इनफैक्ट कंसेशन देते थे। ठीक है, सब्सिडरीज देते थे कि आप चला पाओ, वो उल्टा कर दिया, उनसे टैक्स वसूल करने लगे काफी ज्यादा। पहले तो उनको दिया जाता था कैश, अब उनसे लिया जा रहा है। समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस हुआ। तो किसी भी आम इंसान को तो फायदा हुआ ही नहीं इस बात से। कहा क्या था कि प्रोटेक्शन है मिसरूल, आप सही रूल नहीं कर रहे, हम अच्छे से रूल करेंगे, अच्छे से लोगों का और नुकसान कर दिया। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। उसके बाद हम बात करते हैं जो डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। अब इसमें एक चीज और है कि बाद में क्या हुआ कि जीनत महल जो इनकी वाइफ थी, ठीक है, उनको बहुत बुरा लगा इस चीज से कि कैसे बहादुर शाह जफर को डिसरिस्पेक्ट शो करी गई है, और उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ करूंगी। तो उन्होंने अपने एंड से प्लॉटिंग शुरू कर दी कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ तो करेंगे। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया था कि जो उनके सक्सेसर्स हैं, जो अगली जनरेशन है, वो कोई ऐसा एम्परर या फिर कोई ऐसा मतलब जो वर्ड है अपने नाम के आगे प्रीफिक्स नहीं लगा पाएंगे। ये कब हुआ था, ये हुआ था 18, ठीक है, ये हुआ था अबे यार 1856 में। ठीक है, वटेवर 1856 में ये हुआ था और लॉर्ड कैनिंग ने डिसाइड किया था। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा पॉइंट था। उसके बाद इल ट्रीटमेंट टू नाना साहिब। अब नाना साहिब कौन थे, आई गेस आप लोगों को पता होगा। नाना साहिब वाज एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा।
ठीक है, जो अब अगर हम ये पूरी इतिहास जानने लगे, मैंने कहा कि हिस्ट्री काफी हमें थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई जाती है, तो पूरा महाराष्ट्र किंगडम वगैरह वो काफी बड़ी चीज है, लेकिन ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाना साहेब कौन थे? वो एडॉप्टेड सन थे बाजीराव टू के, ठीक है, जो लास्ट पेशवा माने गए हैं, ठीक है, पूरे किंगडम के। अब उनका क्या किया था कि उनको पता था कि यार ये पूरा रूल करेंगे और ये हमारे इस पूरी टेरिटरी को कब्जा करने में मुश्किल बनेंगे, ठीक है, तो इसलिए उनको अपनी पूरी फैमिली से अलग कानपुर भेज दिया गया, उनको अपनी फैमिली से दूर कर दिया गया, उनको कहा कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक है, मतलब कानपुर काफी दूर था महाराष्ट्र से ऑब्वियसली, तो उनको कहा वहां पे रहो। दूसरी चीज क्या हुई कि अब नाना साहेब को ऑब्वियसली रिसेंटमेंट हुई, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास जितने पैसे थे, अब ये फोटो उनकी नहीं है, ये तो एआई ने थोड़ी जनरेट करी है, ठीक है, बट उनके पास जितनी मतलब पैसे थे, ऑब्वियसली उन वेल्दी थे, ठीक है, पेशवा के, ठीक है, सपुत्र थे, तो उन्होंने क्या किया, वो सब लगा दी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कंस्पायर करने में, एक इंडिया के प्रति प्रो इंडिया एक पूरी मुहिम चलाने में, ठीक है, लोगों को भेजने में, अलग अलग रीजंस में ये बात समझाने में कि ब्रिटिशर्स आर नॉट गुड फॉर इंडिया, ठीक है, तो उसमें काफी उन्होंने अपनी पैसे अपने संपत्ति लगाई, पर्सनल संपत्ति। फोर्थ, एब्सेंसी सॉवरेनिटी। अब ये क्या पॉइंट है कि यार ब्रिटिशर्स, देखो यार, ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको पीछे से कौन कर रहा था? ब्रिटेन। ब्रिटेन बहुत दूर थी, अब ब्रिटेन से ऑर्डर आता था, इंडिया में अप्लाई होता था, इंडिया में कुछ होता था, वो ब्रिटिशर से पूछते थे ब्रिटेन में, ब्रिटेन तक जाता था, फिर वहां से ऑर्डर वापस आता था, फोन वगैरह तो इतने नहीं थे, तो वहां से फिर ये होता, तो काफी दिक्कतें होती थी फैसले करने में। एक तो ये चीज थी कि स्लो हो गया थोड़ा प्रोसेस, दूसरी ये कि इंडियंस को लगा कि यार ये क्या चीज हो रही है। आप खुद सोचो कि यार पहले जितने भी थे, ठीक है, मुगल एम्पायर थी, मौर्यन एम्पायर थी, गुप्ता एम्पायर थी, बहुत जितनी भी एम्पायर तुम सोच सकते हो, चाहे ये तो सब इंडियन हो गई ना, ठीक है, मुगल को छोड़ के, बट जो बाकी थी, ठीक है, जैसे काफी और एम्पायर्स थी, वो सब जो बाहर से आए, बाहर से लोग आए इंडिया को, चलो उन्होंने खराब किया वगैरह, मतलब लूटा या जैसे भी है, इंडियन एम्पायर जो भी वहां पे उस टाइम का राजा था, उनको हराया, वहां पे जगह बनाई, वहीं पे सेटल हो गए, इंडिया में ही सेटल हो गए, इंडिया वालों से टैक्स कलेक्ट करके इंडिया में ही अपने साम्राज्य बनाए, इंडिया में ही मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह सब बनाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिया से टैक्स कलेक्ट होता था, इंडिया से पैसा कलेक्ट होता था, ब्रिटेन जा रहा था, वहां पे क्या था कि यार कुछ तो है, इंडियन से पैसा लेके इंडिया में ग्रोथ हो रही है, यहाँ से इंडियन से पैसा लेके बाहर जा रहा है, वो अपनी कंट्री के बारे में सिर्फ सोच रहे थे, ठीक है, तो ये काफी लोग इंडियंस को लगा कि यार ये गलत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ सोशियो रिलीजियस कॉजेज आ जाते हैं रिवोल्ट के, ठीक है, ये सिंपल तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। सबसे पहला इंटरफेरेंस विद कस्टम्स, तो ब्रिटिश ने क्या किया, पहले तो उन्होंने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे वो इसमें भी इन्वॉल्व होने लग गए, और उन्होंने क्या किया, जितने भी इंडियन कस्टम्स थे उनको छेड़ने लगे। जैसे माना जाता है कि 1829 में एबोलिशन ऑफ सती जब हुई, तब इंडियंस को झटका लगा। उसके बाद 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आ गया, ठीक है, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट। अब ये डेट्स वगैरह की चिंता मत करो, इसकी मैं अलग वीडियो बनाता हूँ एंड में, ठीक है, उसकी तुम टेंशन मत लो, बट तुम अभी लॉजिक समझो और पॉइंट्स दिमाग में रखो। अब ये सब जो चीजें हैं, एबोलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज एक्ट, ये सब क्या था, और उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ा सकते हैं हम लड़कियों को भी, तो इन सब से इंडियन रिसेंट हो गए कि यार ये गलत बात है। अब ऐसा मानना जाता है हिस्ट्री में, मैंने जैसे कहा विनर्स राइट था हिस्ट्री, अब कई टेक्स्ट ना जो वैदिक टेक्स्ट है वो ऐसा भी मानते हैं कि हम इन्हें इक्वल मानते थे। हम एवोल्यूशन ऑफ सती का मतलब जैसे हम इसे नेगेटिव मानते रहे, नेगेटिव इतनी होती नहीं थी, मर्जी होती थी ऑफ द वुमेन, ऑफ द ब्राइड, या ब्राइड नहीं क्या बोलते, विधवा, कि आप अगर अपने पति के साथ लाइक सती होना चाहते हैं तो यू कैन, नहीं तो आप रह सकते हैं जिंदा, मतलब आपको पूरा राइट है। कहीं कहीं जगह पे ये बहुत एक्सट्रीम हो गया था कि ये कस्टम ही बन गया था, अब तो होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वो अलग बात है, बट हर जगह ये नहीं था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल है। दूसरी चीज एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस, ठीक है, जो मॉडर्न इनोवेशंस थी ना, उनको हमें लगा कि यार इंडियंस को लगा कि ये हमारे खिलाफ गलत कर रहा है। अब सोचो कोई बंदा इतना जुल्म करेगा तो ऑब्वियसली दूसरे बंदे को जो जुल्म सह रहा है उसे कोई भी वो एक्ट करेगा, उसे लगने लग जाएगा ये हमारे खिलाफ ही है, हमारे खिलाफ ही है। अब वो रेल रोड लेके आए, रेल रोड लेके क्यों आए, सोना लेके जाने के लिए, कि इंडियन से सोना जो है, इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल है वो हम बाहर लेके जा सके, रिसोर्सेज बाहर लेके जा सके, पोर्ट तक लेके जा सके, ठीक है, जहां से शिप्स में हम भर के ले जाए। अब यहां तक तो ये समझ आ रहा है। इंडियंस को क्या लगा, ये भी गलत है। इंडियंस को जो लगा कि जी एक तो ये चीज हो रही है, और दूसरा कि जो ट्रेन है ना उसमें सेम सेक्शन पे जो दो बंदे टिकट लेंगे, इंडिया नॉर्मल इंडियन भी बैठ सकता है और लोअर कास्ट का भी बैठ सकता है, तो उस टाइम पे जो थोड़ा जातिवाद वगैरह ज्यादा होता था, तो उस टाइम पे इंडियंस को लगा कि ये हमारे सोशियो रिलीजियस में
कस्टम्स में हाथ दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ गलत कर रहे हैं, इन्वॉल्व ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ये काफी नेगेटिव पॉइंट माना गया। तीसरी चीज रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो ब्रिटिशर्स अपने आप को प्रिविलेज मानते थे, यूरोपियन प्रिविलेज मानते थे कि हम तो हैं आप कुछ नहीं हो, हम तो हैं आप कुछ नहीं हो, ठीक है, तो उससे काफी फर्क पड़ा हम लोगों को। एंड मतलब हमने काफी चीजें सही भी हैं, जैसे जो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी आपने देखी हो अगर, तो उसमें दिखाया हुआ है, कैसे अच्छे से दिखाया हुआ है कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, ठीक है, कि आप लोग तो मतलब एनिमल्स हो या ऐसे हो, आप हमसे नीचे हो, काफी इन्फीरियर हमें फील कराया गया, एंड अपने आप को एलीट मानते थे, ठीक है। उसके बाद मिशनरी एक्टिविटीज वाज इंपॉर्टेंट मेन थिंग। पहले पहले देखो, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि उनको फर्क नहीं पड़ता था अपने रिलीजन का, वो सिर्फ पैसे कमाने आए थे, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी वो ज्यादा आने लगी। मिशनरीज क्या होता है, कोई रिलीजन का बंदा अपने धर्म का प्रचार करने जो अलग अलग जगह पे जाए, ठीक है, ये पीसफुल मैनर से भी हो सकता है कि आप जाओ एक लोकेलिटी में, आप अपने रिलीजन की कुछ शर्तें कुछ चीजें बताओ कि हमारा फेथ क्या, हम किस चीज में बिलीव करते हैं, अगर कोई बंदा सहमत होता है तो वो आ जाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है, बात खत्म हुई, ठीक है। अब भी होता है, लेकिन अब अलग तरीके से होता है, अब सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, चर्च में सेमिनार्स होते हैं काफी, ठीक है, अलग अलग जगहों में होते हैं। तो उस टाइम पे ये काफी टॉक्सिक हो गया था, वो कह रहे थे कि आपको धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ऑब्वियसली मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो मोस्टली क्रिश्चियन ही थे, तो फिर उनका अपनी एंड से भी थोड़ा ज्यादा जोर लगता था कि यार करो करो अपने रिलीजियस, हमारे रिलीजियस बिलीफ गलत है, हमारे मतलब तुम्हारे गलत है, वो मानते थे कि और ब्रिटेन के सही है, ठीक है, तो फिर चेंज करो, ऐसा वगैरह काफी फील कराया गया हमें, और हमारे ही धर्म को या फिर हमारी जो सोशल कस्टम को काफी एक निचला दिखाया गया, एक काफी एक बैकवर्ड दिखाया गया, ठीक है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज योगा उस टाइम पे खराब मानी गई होगी, आज हम देखते हैं ब्रिटेन भी कर रहा है, इंग्लैंड भी कर रहा है, हर देश जितने भी हैं दुनिया के डेवलप्ड नेशंस सब कर रहे हैं, तो ये फर्क होता है, ठीक है। बाकी अब देखो जो हो रहा था वो हो रहा था, तो 9th सेंचुरी में काफी ये बढ़ गया था, और डेफिनेटली इंडिया में चर्चेस खुलने लग गई थी, तो उससे और थोड़ी ज्यादा प्रोपरेशन इंडिया को लगा कि यार और ज्यादा कर रहे हैं। उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन का थोड़ा बहुत डर था कि यार हम ये क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन का थोड़ा डर था कि इंडियन एजुकेशन को खराब करके आप वेस्टर्न एजुकेशन लेके आ रहे हो, जैसे कि हमने अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का दोबारा रीओपनिंग हुई है, तो हमने देखा कि यार नालंदा यूनिवर्सिटी बंद क्यों हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहां पे आग लगा दी थी, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी ना वो 3-4 महीने तक जलती रही थी। कैन यू इमेजिन, अगर मैं कोई एक किताब लूँ यहाँ से, ठीक है, कोई भी एक ये बुक है, ये इसको जलाऊं कितनी देर चलेगी, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है, खत्म हो जाएगी। सोचो 5-6 महीने जो चलती रही आग, कितनी किताबें, कितना वैदिक टेक्स्ट होगा हमारा वहां पे, और हम कहते हैं हमें अपने इतिहास के बारे में पता नहीं, हम जो माइथोलॉजी मान लेते हैं उस चीज को, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो जला दिए गए, ठीक है। सो एनीवेज ये सब चीजें काफी हुई थी, एंड अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी लेके आया गया था 1850 में। अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया था कि पहले क्या होता था, अगर एक हिंदू धर्म का बंदा है और वो अपना धर्म चेंज करता है, तो अपने वो पिताजी की मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को मतलब ले नहीं सकता, मतलब उसके फादर की डेथ के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट के पास चली जाएगी, उसके पास नहीं आएगी, एक के बाद, अगर वो धर्म चेंज करता है। अब उन्होंने क्या किया कि आप अगर कोई रिलीजन चेंज करते हो, चाहे कोई और फेथ में जाते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आपकी जो फादर की प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी। अब इसमें कुछ आज की डेट में हम देखें तो कुछ खास वो नहीं है कि हमें लगेगी, बट उस टाइम पे इसका मतलब सीधा सीधा देखा गया था कि वो अपने धर्म को प्रचार कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हिंदुइज्म से लोग इधर उधर ज्यादा हो जाए, चेंज कर लें, क्योंकि अगर डर ही नहीं होगा प्रॉपर्टी चेंज करने, प्रॉपर्टी के मिलनी ही है, अगर ये कानून होगा तो फिर मतलब एक डर कम हो जाएगा, एक जो पहले एक वजह होती थी ना चेंज करने की वो कम हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था, और उस टाइम पे काफी इस चीज का हुआ। इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में बात करें तो यार इकोनॉमिक कॉजेज मेन कॉजेज हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आना भी है, और इसी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया आई थी। मेन कॉजेज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इंडिया में इतने अच्छे रिसोर्सेज थे, इतने ज्यादा रिसोर्सेज थे जिनका एक्सट्रैक्ट करके बाहर लूटा जा रहा था, हमें वेल्थ एंड रॉ मटेरियल जितने भी थे सब लेके जा रहे थे। और इसमें क्या हो रहा था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज में, कि इंडिया से रॉ मटेरियल, इंडिया से जितना भी है रॉ मटेरियल, जैसे मैं कॉटन बताऊं, सॉल्ट बताऊं, मतलब ऐसी अलग अलग चीजें, सिल्क हो गया, ये सब लेके जा रहे थे वो इंग्लैंड से मशीन्स में, उनके पास फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज में गुड्स बना के फिर इंडिया में लेके आके बेच रहे थे, ठीक है। अब इससे पहले क्या होता था, यूरोपियंस वगैरह जितने भी आते थे ट्रेड करने आते थे, सोना लेके आते थे, सामान लेके जाते थे, स्पाइसेस लेके जाते थे, इंडिया में सोना बढ़ रहा था। अब इन्होंने क्या किया,
अब इन्होंने पहले तो इंडिया से ही टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो इंडियन से जो पैसा कमाते थे वही थोड़ा सा देकर ले लेते थे। ठीक है, देखो टैक्स कलेक्ट किया, अपने पास आया, इंग्लैंड भेज दिया, उसमें से थोड़ा सा रखा, वो लोगों को देके रॉ मटेरियल ले लिया, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, रॉ मटेरियल ले लिया, रॉ मटेरियल को देखना, रॉ मटेरियल को बहुत कम टैक्स के साथ बाहर भेज दिया। और अगर कोई फिनिश्ड गुड बना रहा, ठीक है, जैसे कि पहले के कपड़े वगैरह हो गए या फिर कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं, वो बहुत हाई टैक्स पे बाहर भेज रहे हैं। अब इसका क्या होगा कि बाहर जब चीज़ें जाएंगी, रॉ मटेरियल सस्ता होगा, लोग खरीद लेंगे, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह होंगे, फाइनल गुड्स होंगे जिससे इंडिया पैसे कमा सकती है, उस पर टैक्स ही इतना होगा, पहले तो कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि महंगा बहुत हो जाएगा टैक्स के बाद। और अगर खरीद भी लेंगे तो उसका मेजर चंक तो सरकार के पास ही जाएगा, तो उनका तो फायदा फायदा ही था। तो इससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिर गया। ठीक है, ये अलग पॉइंट भी तुम रख सकते हो, डिक्लाइन ऑफ आर्टिजन जैसे मैंने कहा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया कि उन इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई, क्योंकि जो मशीन मेड गुड्स हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाए हम हैंडमेड गुड्स के साथ। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि अब उन्होंने बाहर सामान भेज दिया बहुत लो कॉस्ट पे, अब बाहर से जब इंडिया में आया फाइनल गुड्स जब इंडिया में, उस पर टैक्स लगा दिया, और इंडिया अब कुछ आपस में बना ही नहीं सकती क्योंकि इंडस्ट्री खत्म हो गई, तो लेना हमें वही पड़ेगा, हाई टैक्स पे लेना पड़ेगा। और जब हमने दिया था तो बहुत कम पैसे हमें मिले थे रॉ मटेरियल के। तो दोनों तरफ से हमें देखो टैक्स कलेक्ट किया, रॉ मटेरियल कलेक्ट किया, वो भेज दिया बाहर, बाहर से लेके आए, बाहर से फाइनल गुड्स बेचे, वो बहुत महंगे करके बेचे, उससे पैसा कमा लिया। तो अपनी इंडस्ट्री का बस फायदा देख रहे थे और किसी का उनको फर्क नहीं पड़ता था बिल्कुल भी। ठीक है, सो या उसके बाद पीजेंट impoverishment, the economic decline of the landed aristocracy are growing, and growing unemployment caused widespread poverty and distress among the peasantry। देखो अब इसमें ना इनाम कमीशन एक तुमने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं इनाम कमीशन? इनाम कमीशन है, ठीक है। 1852 में इनाम कमीशन आया था, और उसमें क्या हुआ था यार कि अगर आपके पास प्रॉपर प्रॉपर्टी के कागज वगैरह नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी इनाम कमीशन के अंडर। अब देखो प्रॉपर कौन डिफाइन कर रहा है? ब्रिटिशर्स। जैसे ब्रिटेन में होते थे वैसे तो इंडिया में कागज ही नहीं होते थे ना। अब कोई राजा ने दे दिया, वहां पे सरकार बदल गई, तख्ता पलट गई, फिर वो माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो थी अपने नाम नहीं करी, पिताजी के नाम चल रही है, पिताजी गुजर गए, पता नहीं लगा हमें क्या किया, वो भी उनके नाम। ऐसे बहुत से छोटे छोटे लूप होल्स निकाल के उन्होंने पीजेंट एम्परमेंट कर दी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को खत्म कर दिया। जितने भी जनरेशन टू जनरेशन आ रही थी हमारे पास वो हमने खत्म कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया इनाम कमीशन के थ्रू, जो कि 1852 में, सॉरी फॉर माई राइट। ठीक है, ये एक चीज हुई। उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया गॉट नो प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न। ये दादा भाई नारोजी की बुक में भी उन्होंने काफी अच्छे से मेंशन किया कि इसका मतलब क्या क्या है। इंडिया से पैसा बाहर गया, इंडिया से रिसोर्सेज बाहर गए और इंडिया को उसका कुछ नहीं मिला, इकोनॉमिक रिटर्न कुछ नहीं मिला प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो। ये बात हुई, जैसे मैंने तुम्हें बताया रॉ मटेरियल भी बाहर गया, इंडिया से टैक्स कलेक्ट करके भी बाहर गया, फिर जो फाइनल गुड्स आए वो बहुत हाई रेट्स पे बेचे गए, जिससे फिर पैसा कमा के फिर बाहर गया। वो पैसे का इंडिया में कुछ नहीं किया गया। ये एक होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि इंडिया से खींचते रहो, सक करते रहो, पैसा निकालते रहो, और फिर भी देखो इंडिया आज कहां पे खड़ी। इतनी देर 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ इतने तगड़े लेवल पे किया, फिर भी हम कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना और फाइनल गुड्स को इंपोर्ट करना। ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज खत्म कर दी, नंबर 1, हमसे टैक्स ज़्यादा लिया गया, और हमारा रॉ मटेरियल भी वही ग्रो करने को कहा गया जो हमने कहा, जो उनको चाहिए। इसमें एक और पॉइंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इंडिगो प्लांटेशंस। इंडिगो प्लांटेशंस यार, एक वो इंडिगो एक कलर होता है, ठीक है, जो कि डाई वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है, और वहाँ की जो इंडस्ट्री थी उनको काफ़ी ज़रूरत था, लेकिन ब्रिटेन में उगता नहीं था इंडिगो जो प्लांट है। तो उसका क्या किया उन्होंने कि इंडिया में उगा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया गया कि आप यही उगाओ, ठीक है। अगर कुछ और उगा रहे हो, जैसे ये फील्ड अच्छी है, इसमें उग सकती है 2-3 चीज़ें, फर्टाइल है, इसमें आप इंडिगो उगाओ। फूड इंडिया में खत्म अभी, मतलब इतना नहीं हम बना पा रहे कि सब लोगों को फीड कर पाए, उधर फेमाइन चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप इंडिगो उगाओ, अगर आप कुछ और उगाते हो हम पूरे अपनी फील्ड को आग लगा के चले जाएंगे, फिर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाओगे, इसलिए हमारी थोड़ी बात मान लो, इंडिगो कमाओ। इंडिगो बहुत इनह्यूमेन कंडीशन में, इतनी गर्मी में, इतने मतलब बहुत गलत तरीके से उगाया गया, फोर्स किया गया इंडियन फार्मर्स को, और उसके बदले में भी पैसा बहुत कम मिला। ठीक है, ब्रिटिशर्स का फायदा था, बाहर हाई मार्जिन पे बेचते थे, इंडिया से बहुत सस्ते में लेते थे, तो
ठीक है, ये जो चेंज करवाया गया कमर्शियल क्रॉप में, इंडियंस को फायदा नहीं हुआ पर उनको हुआ। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। पॉवर्टी एंड फेमाइंस का भी एक पॉइंट बन सकता है कि बहुत से बंगाल में भी और काफ़ी और स्टेट्स में भी बहुत से फेमाइंस वगैरह आए गए, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मरते हैं लोग, मरने दो, कोई बात नहीं, हम तो पैसा कमा रहे हैं, हमारी जेबें भर रही हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड था उन लोगों का। उसके बाद मिलिट्री कॉजेज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मिलिट्री कॉजेज क्या है? सबसे पहला इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। अब देखो, इतनी जॉब्स खत्म कर दी तो क्या बचा इंडियंस के पास नौकरी करने को? जो इंडियन जनरल, एक आम आदमी यूथ है, उसके पास क्या है? फौज में भर्ती हो जाए ब्रिटिशर्स की। चलो ठीक है, मान लिया। सबसे पहले उसमें क्या इल ट्रीटमेंट किया गया? कैसे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो एक तो बोलने से होती है ना, एक होता है कि आप मतलब लीगली कर रहे हो। कैसे? सेम रैंक के बंदे को, सेम रैंक पे है, अगर ब्रिटिशर है तो उसे ज्यादा सैलरी मिल रही है, इंडियन है तो उसे कम मिल रही है। ये होती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये हो रही थी। उसके बाद इंडियन सोल्जर्स चाहे सेम अमाउंट ऑफ काम कर रहे थे, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी। इंडियन जो सोल्जर्स थे ना, वो एक लेवल के ऊपर जा ही नहीं सकते थे। एक ये पॉइंट था, सूबेदार से ऊपर कर ही नहीं सकते, जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर ले, तो बहुत ब्लीक थे। ठीक है, चांसेस प्रमोशन वगैरह के। अच्छी मतलब इंडियन सोल्जर्स को, उनको कहें कि हमें अच्छी फैसिलिटीज दे दो, पे दे दो, कुछ चीज पे ध्यान नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया। ब्रिटिशर्स जैसा भी काम करें, प्रमोशन होती रहेगी। जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट, ये क्या था? जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट ये था कि यार, इंडियन जो मेजोरिटी उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी में क्या माना जाता था कि समुद्र को पार करके नहीं जाना चाहिए, टैबू माना जाता था उस टाइम पे। ठीक है, अब जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट ने कहा कि जहां भी आपको मौका मिले, जहां भी ब्रिटिशर्स को जरूरत हो, आपको एज अ सोल्जर भेजा जा सकता है वहां पे लड़ने के लिए। देखो, एक तो मैंने कहा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए, ठीक है, लेकिन इंडियन बंदा, इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में है, वो बाहर क्यों जाएगा लड़ने? बताओ। तो जनरल सर्विस रिप्लेसमेंट एक्ट इटसेल्फ बहुत एक गलत चीज थी। 1856 में पास हुआ है, मैं लिख देता हूँ 1856 में पास हुआ, और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखो, ब्रिटिशर्स की अपनी लड़ाइयां कहीं पे हो रही हैं, वहां पे इंडियन सोल्जर्स को भेजा जा रहा है मरने के लिए, जिनमें इंडियंस का कुछ आपस में अपना ना तो फायदा है, ऐसा नहीं प्रमोशन वगैरह होगी, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, वहां पे शहादत देने के लिए भी, मतलब शहीद होने के लिए भी एक वो होता है ना, कॉज हो, अपने देश के लिए करना हो, ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे हैं। तो ये भी एक उनका एक वो था, गलत चीज हम कह सकते हैं। हर चीज गलत ही करिए। ठीक है, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी। अब इसमें क्या हुआ? कॉज था, हम पढ़ रहे कॉजेज, क्या क्या वजहें हैं लड़ाई होने की। एक वजह ये भी थी कि इंडियंस जितने थे ना उनकी आर्मी में, वो बहुत ज्यादा थे ब्रिटिशर्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि नीचे नीचे वाले काम तो सारे ब्रिटिश करते थे। अब अगर मैं पिरामिड स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे सूबेदार वगैरह है, यहाँ पे टॉप लेवल है। ठीक है, तो अब तुम खुद देखो, सबसे ज्यादा इंसान बंदे कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे मेजोरिटी। तो ये सबसे कम काम कर, सबसे छोटा काम करने वाले, ऐसा। ठीक है, चंक में सबसे नीचे ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड सबसे ज्यादा लोग होते, वहां पे इंडियंस थे, क्योंकि उससे ऊपर तो जाने ही नहीं देते थे ना, तो सब नीचे ही रह गए, तो यहाँ पे भर गया, तो ऊपर ऊपर वो लोग चले गए। तो यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स है, ये ब्रिटिशर्स है, लेकिन ठीक है, ये सब ब्रिटिशर्स है, लेकिन ये सब इंडियंस है। तो प्रोपोर्शनेट क्या है? इंडियन की ज्यादा थी ब्रिटिशर्स के कंपैरेटिवली। ठीक है, एक ये इंडियन को फिर मौका मिला लड़ाई करने का। ठीक है, उसके बाद पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप। अब ब्रिटिश ट्रूप्स का क्या हुआ था? काफी इल इक्विप्ड थे और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। द ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया वर ऑफन इल इक्विप्ड एंड पुअरली ट्रेन्ड एंड अनेबल टू इफेक्टिवली हैंडल द चैलेंजेस पोज्ड बाय द डाइवर्स टेरेन एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिबेल्स। ठीक है, तो काफी ऐसी लड़ाइयां वगैरह भी हुई थी जहां पे प्रूव हो गया था कि इंडियन से मतलब ऐसे ही ब्रिटिशर्स को हरा दिया था बिना कोई गन्स वगैरह के। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था कि उनका ऐसा हमें लग गया था कि यार ये तो बात अलग ही चल रही है, हम इन्हें हरा सकते हैं, दे आर नॉट इनविंसिबल। कि हमें ये पता लग गया इंडियंस को बेसिकली। अब सबसे इंपॉर्टेंट भैया, इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज, अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इमीडिएट कॉज क्या था भैया? इमीडिएट कॉज देखो ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। ये तो 1 मार्कर में आएगा ही आएगा, या 2 में आ जाएगा या 1 में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल क्या है भैया? देखो क्या बात थी, ब्रिटिशर्स ने इनफील्ड राइफल करी आर्मी में। अब इस कार्टिलेज में ना फैट था, कार्टिलेज जो होती उसमें ऐसा था, फैट था, जिसको तुम ऐसे मुंह से ही कर, हाथ से नहीं होता था, मुंह से ऐसे फाड़ते थे, बीच में डालते थे और फिर शूट करते थे। ठीक है, ये था। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये लाइन ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं कभी नहीं कहता कि तुम मतलब लिखो, अपनी भाषा में लिख सकते हो, पर ये एक दो वर्ड समझ लेना। सोल्जर्स टू बाइट द एंड्स ऑफ ग्रीस्ड कार्टिलेजेस दैट वर रूमर्ड
देखो फैट था ये पक्का था जिसको हम करते थे, लेकिन ये रूमर था कि कोट किया गया था काऊ और पिग फैट से, ठीक है। अब देखो बोथ हिंदू एंड मुस्लिम इससे ऑफेंड हो गए कैसे। काऊ को हम सेक्रेट मानते हैं, हिंदूज जो है वो काऊ को मतलब माता मानते हैं और सेक्रेट मानते हैं, तो उसका फैट को कैसे हम चबा जाएं और ऐसे कर ले, ठीक है। और मुस्लिम पिग्स को टैबू मानते हैं, ठीक है, तो उनको भी वो मतलब ऐसा मानते हैं। तो दिस स्पार्क्ड आउटरेज एंड सेंस ऑफ बिट्रेयल अमंग द सिपाहीज लीडिंग टू वायलेंट म्यूटिनी। एंड देखो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि धर्म की बात जब आ जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उस टाइम पे भी हो गया था। तो रैपिडली स्प्रेड अक्रॉस नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब ज़्यादा, अब ये नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया क्यों है, ठीक है, अब इसे लॉजिक से अगर हम समझे, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा थोड़ा यू नो थोड़ा ऐसा कल्चर उस टाइम पे भी ज़्यादा था और ऐसा था। साउथ इंडिया में हम देखेंगे थोड़े ज़्यादा मतलब, अब ये वर्ड थोड़ा पॉलिटिकल हो गया तो मैं भी यूज़ नहीं करना चाहता, बट लिबरल सा हो गया, ठीक है। बट जनरली हम ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। इलेक्शन में भी यही रिजल्ट आया तो वो भी एक चीज़ मैच करती है, ठीक है। इमीडिएट कॉज हमारा यही था। तो इसके बाद लगा कि हमने गलत है। अब मंगल पांडे ने क्या किया, ही वॉज वेरी के यार ये तो गलत है, हिंदुओं के साथ गलत हुआ, ऐसा हुआ। तो मंगल पांडे ने क्या किया, अपने बाकी सोल्जर्स को भी कहा और खुद भी कहा कि हम ये वाली राइफल यूज नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स ने कहा करनी पड़ेगी, हम, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, उन्होंने कहा हम लड़ पड़ेंगे, ठीक है। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स ने मना कर दिया और 29 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर में जो पुलिस स्टेशन था, मतलब अपना ही जो स्टेशन था, उस पर अटैक करके कब्जा कर लिया एज अ पनिशमेंट। थोड़ी देर बाद मंगल पांडे वॉज हैंग्ड, ठीक है, ठीक है। अब हम ये हमने जान लिया। अब भैया की इवेंट्स क्या थे ये तुम रीड कर सकते हो। मीरठ म्यूटिनी हुई, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद दिल्ली में हुआ, बैटल ऑफ लखनऊ हुआ, फॉल ऑफ झांसी हुआ, ठीक है। बट ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो नो नीड टू डील विद ऑल दिस, ऑलराइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन थे, नाना साहिब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और भी फिगर्स थे, ठीक है। वो तुम सिलेबस में नहीं है तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम इसके बारे में और डिटेल पॉडकास्ट करें, वो हम फ्यूचर में हो सकता है स्टार्ट करते हैं, सो स्टे ट्यून। एनीवेज, सप्रेशन कैसे किया गया इस रिवोल्ट का, देखो सप्रेशन भी सिलेबस में तुम्हें जानना होगा, क्योंकि जब तुम आंसर फ्रेम करोगे तब तुम्हें आएगा। मैसिव मिलिट्री कैंपेन ब्रिटिशर्स ने पूरा कर दिया। 1857 में मार्च में शुरू हुआ, 1859 तक तो बिल्कुल खत्म हो गया था। 58 में ही लोग पकड़े गए थे, ठीक है, और काफी मतलब कंट्रोल कर लिया गया था। पर 57 में तो काफी ब्रिटिशर्स के मतलब हो गया था, पागल हो गए थे वो लोग। रूथलेस सप्रेशन, इनडिस्क्रिमिनेट रिप्राइजल्स, ठीक है, ऑल राइट। रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले तो कैटलिस्ट ऑफ रिवोल्ट, ठीक है, द हैवी हैंडेड पॉलिसी एंड रूथलेस, मतलब एक्सपेंशन के बारे में देखते रहना, लोगों की फीलिंग्स हर्ट करना, कुछ नहीं उन्होंने देखा। ये सबसे पहला रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इस रिवोल्ट में उन्होंने अपनाया था। उसके बाद इंडिया की सोवेनिटी को उन्होंने चैलेंज किया था कि इंडियन तो कुछ नहीं होते, अथॉरिटी ऑटोनॉमी बिल्कुल ही ले ली, ठीक है, ब्रिटिशर्स को पूरी पावर दे दी थी, वो सब की वजह से भी ये रोल ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब गलत किया। मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट था। इम्पैक्ट क्या पाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, उनकी जो एक बहुत बड़ा वो था ना कि यार ब्रिटिशर्स हैं, ये है, वो कम हो गई, इज्जत कम हो गई, वीकेंड प्रेस्टिज, ठीक है, वर्नेबल हो गए। उसके बाद हमें लगा कि यार हराए तो जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो तभी आज़ादी मिल गई, आज़ादी उसके भी 90 साल बाद मिली है अगर तुम देखो, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, कुछ काफ़ी चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया, उनको कहा आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अब जो पूरा कंट्रोल है इकोनॉमी पे वो कौन करेगा, वो हमारी क्वीन विक्टोरिया करेंगी, यानी कि हमारा जो प्रॉपर डायरेक्ट रूल करेगा क्राउन से, क्वीन। शिफ्ट इन इंपीरियल स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ठीक है। आफ्टर मैथन लेगेसी, ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ाता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंसेस का क्वेश्चन आता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो इसके बाद खत्म हो गया। उन्होंने क्या कहा कि अब से इंडिया को जो भी काम करेंगे वो ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली गवर्न करेगा। अब ये कहने की बात थी कि हम उनको वापस लेके जा रहे हैं, अब हम खुद आएंगे। जो लोग पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया को गवर्न कर रहे थे, वही लोग क्वीन की प्रोक्लेमेशन के बाद कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पद पे आ गए। अब ये कैसे, एग्जांपल दो भैया। एग्जांपल ये है कि जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह जो ऐसी चीजें बनाई गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब कुछ ऑफिसेस को बंद कर दिया गया और कुछ नए बनाए गए, लेकिन उनके जो हेड थे वो वही बंदे बना दिए। जैसे कि गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, ठीक है, गवर्नर जनरल उस टाइम पे पहली बार जो बने,
उनको कह दिया कि आप गवर्नर जनरल अब हो ही नहीं, ठीक है जी, खत्म कर दिया ऑफिस। गवर्नर जनरल ने गलत किया इंडिया के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है जी, गए। नए आए वाइसरॉय, कि वाइसरॉय का एक हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। वाइसरॉय कौन बने? वही लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को बना दिया फिर वाइसरॉय, जो कि पहले हमारे वो थे, गवर्नर जनरल थे। तो वही बात कर दी उन्होंने, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब जो सैलरी और अलाउंसेस थी वो भी जो इंडियन से पैसा कमा रहे थे टैक्स वगैरह से, उनसे दी जाएगी। ये एक इन्होंने पॉइंट रखा, शातिर, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद क्वीन विक्टोरियस प्रोक्लेमेशन। देखो क्वीन विक्टोरिया जो थी उस टाइम पे, क्राउन जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो ब्रिटेन की राजकुमारी वो थी, अहमदाबाद में दी गई, ठीक है। उनकी प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मतलब स्पीच देना, पूरा ऐसा प्रोक्लेम करना, 1858 में नवंबर के अराउंड दी गई, ठीक है। और इसमें ना काफ़ी उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हम रूल खत्म कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, और उसके बाद काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आएंगे हम। स्पेशली आर्मी के बारे में कहा कि आर्मी में हम काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आएंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। एंड बट हुआ उसके बाद कुछ नहीं, बात ही है, ठीक है। तब गांधी जी ने बाद में कहा कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, मतलब जो भी है, पर इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, तब खास फर्क पड़ा नहीं था, वादे ही वादे थे, कुछ चीज़ें उन्होंने ज़्यादा चेंज नहीं करी। इनफैक्ट उसके बाद ज़्यादा खराब हुआ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके रिलीजन पे और ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपके जो प्रैक्टिसेस है आप कंटिन्यू करो, हम उन पे फ़र्क नहीं डालेंगे, जो कि कुछ हद तक हुआ। लेकिन फिर डिवाइड एंड रूल उन्होंने करने लगे। उन्होंने ऐसा डायरेक्टली नहीं दिखाया कि हम आप दोनों, आप जो रिलीजन्स हैं उन रिलीजन में चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो रिलीजन में ड्रिफ्ट लेके आने लगे। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी, उससे ज़्यादा उनको फायदा हुआ और ज़्यादा इंडिया को ज़्यादा नुकसान, ठीक है। प्रोक्लेमेशन करी गई कि नए लॉज लेके आएंगे, नई चीज़ें लेके आएंगे, इम्पार्शियल वगैरह होंगे, यही सब चीज़ें ज़्यादा कुछ हमें, बस तुम ये पढ़ सकते हो और अपने हिसाब से बना सकते हो। एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवास। देखो, द रिवोल्ट सॉ द इफेक्टिवनेस एंड ऑफ द मुगल डायनेस्टी एंड द डिक्लाइन ऑफ द मराठा पेशवा एम्पायर फॉर द कंसोलिडेटिंग द ब्रिटिश। अब देखो, मुगल्स के लास्ट हम मानते हैं कि बहादुर शाह जफर थे। उनको उनके जो अगली जनरेशन थी उनको मार दिया गया, रिवोल्ट में पाया गया, और उनको यंगून वगैरह भेज दिया गया था कि आप अब वहाँ पे रहो। तो वहाँ पे जब तक उनकी डेथ नहीं हुई वो वहाँ पे रहे, तो इंडिया को कभी छेड़ नहीं पाए। उसके बाद पेशवास, नाना साहिब को भी पकड़ लिया गया था और नाना साहिब को भी एग्जाइल में भेज दिया गया था। नेपाल भेजा था, आई एम नॉट श्योर, तुम पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है। नेपाल भेज दिया गया था आई गेस, या तो जो भी लास्ट रूलर्स थे पेशवास और मुगल्स के, उनको एग्जाइल में भेज दिया गया, खत्म हो गया रिलेशन में प्रिंसली। अब देखो, जो प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था इस जो रिवोल्ट को दबाने में, उन लोगों के साथ वो लोग खड़े रहे, उन लोगों को रिवॉर्ड दिया गया, उन लोगों को फाइनेंशियली भी और वैसे भी इंसेंटिव्स दिए गए कि यार आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग हम साथ दे रहे हैं। और जो लोगों ने गद्दारी करी, जो लोगों ने साथ दिया इनका, उनको तो हमें पता ही है क्या हाल किया गया उनका, ठीक है। सो जो लॉयल्टी थी, उनको पता लग गया कि कौन कौन वफादार है, कौन कौन नहीं, और किस किस को हम कैसे वफादार कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ रहे हैं, रेशियल एंटेगोनिज्म, द फेल्ड रिवोल्ट लेड टू इंक्रीज रेशियल बिटरनेस। अब इसके बाद उन्होंने, क्वीन विक्टोरिया ने क्या कहा कि इसके बाद हम थोड़ा रेशियली सही हो रहे हैं, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, लेकिन वो और खराब हो गए। ब्रिटिशर्स और इंडियंस को एक गलत नजर से देखने लगे और उनके खिलाफ ज्यादा करने लगे। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इसके बाद ही हुआ, उससे पहले भी होता था, बट उसके बाद काफी ज्यादा स्केल पे हुआ और काफी ज्यादा बिटरनेस आई, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन द आर्मी स्ट्रक्चर। चेंजेस इन द आर्मी स्ट्रक्चर में क्या चीज है यार, आर्मी स्ट्रक्चर में काफी चेंज किया गया। देखो, जैसे मैंने तुम्हें क्या कहा था कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे इंडियंस होते थे और उसके बाद एक दो उनके ऊपर हेड करने के लिए ब्रिटिशर्स होते थे। अब उन्होंने वो चेंज कर दिया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने भी कहा था, पहले भी कहा था, और काफी चीजें हुई, उन्होंने ये चेंज कर दिया कि यार ऐसे तो ये विद्रोह दोबारा कर सकते हैं। पहले तो इंडियंस को जो ज्यादा डेडली वेपन है वो पकड़ाने बंद कर दिए, इंडियन आर्मी को, इंडियन सोल्जर्स को बंद कर दिया। दूसरी चीज उन्होंने क्या करी कि जहां पे स्ट्रिक्ट, जहां पे ज्यादा विद्रोह हुए थे, जहां पे ज्यादा ऐसे चांसेस हैं विद्रोह होने के, जो ज्यादा अगेंस्ट हैं, वहां पे ज्यादा लोग हायर करने लगे, मतलब ज्यादा आर्मी वहां पे रखने लगे। और आर्मी स्ट्रक्चर में थोड़ा उन्होंने बदलाव किया। पहले बहुत फर्क होता था कि जहां पे 5 इंडियंस होंगे वहां पे 2 ब्रिटिशर्स होंगे, 5 इंडियंस होंगे 3 ब्रिटिशर्स होंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए, ठीक है, जगहों जगहों पे। और मतलब काफ़ी ऐसा कोशिश करी उन्होंने, अपनी तरफ से दिखाया कि हम अब नहीं कर रहे हैं। और जो भी न्यूज़पेपर वगैरह थे उनको कहा कि आप सोल्जर्स तक पहुंच ही नहीं सकते, उनके इंटरव्यू वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि म्यूटिनी ना हो जाए बात। अगर देखो कोई एक बंदा अगेंस्ट है तो वो बात फैलनी नहीं चाहिए। कैसे फैलेगी? मास मीडिया के थ्रू। तब ऐसा तो था नहीं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी कि हम विद्रोह करने लगे, फैलानी पड़नी थी, वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बंद कर दी। उसके बाद यूरोपियन सोल्जर्स को जहां पे ज्यादा जरूरी जगह थी वहां भेज दिया गया। और बस यही है, द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड वर प्लेस्ड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, जैसे मैंने तुम्हें बताया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। उसके बाद रिबेलियन फर्दर कंसोलिडेटेड ब्रिटिश इकोनॉमिक। अब उन्होंने कहा कि यार लूटो और लूटो इनको। तो पहले तो एक
ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, वो एक लेवल तक लूट सकती है। ब्रिटेन तो बहुत बड़ी चीज है उससे, तो वो और ज्यादा लूटने लग गए। ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज एंड द करंट इम्पोवरिशमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही जुल्म होने लगे, बहुत ज्यादा ही एक्सप्लोटेशन होने लग गई। उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब देखो, हार तो गए, लेकिन एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई कि यार अपना देश अपना ही है, इनको हम हरा सकते हैं, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे। और इंडिपेंडेंस के प्रति एक भावना लोगों के दिमाग में आ गई, चाहे सबने पार्ट नहीं लिया, लेकिन एक लोगों के दिमाग में भावना जरूर आ गई थी कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे। ठीक है, सो या ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लेकिन हम इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं, आफ्टर मैथ एंड लेगेसी लास्टिंग इंप्रेशन, एक तो ये था। ठीक है, हम लेगेसी में हम ये पढ़ सकते हैं कि लास्टिंग इंप्रेशन था। देखो 1857 में आजादी नहीं मिली, लेकिन आजादी के बीज बो दिए थे लोग के दिमाग में कि हमें आजादी चाहिए। पहले इतना लोग सिवियरली नहीं बोला, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे जुल्म बढ़ा, तो हमें लगा कि हम हरा सकते हैं और हमें हराना पड़ेगा। ठीक है, इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन, बहुत बड़े बलिदान दिए गए। ठीक है, हमें तांतिया तोप का पता है, हमें पता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई का पता है। और ऐसे बहुत से ज्यादा लीडर्स थे, बहुत लीडर्स थे। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं, मंगल पांडे ने बारकपुर में काफी अच्छे से कंट्रोल रखा था काफी देर तक, बहादुर शाह टू ने दिल्ली में थोड़ा बहुत रखा था। ठीक है, उसके बाद जो मतलब अलग अलग रीजन थे, वहां पे अलग अलग लोगों ने अपने अपने योगदान दिए और उससे काफी फर्क पड़ा। ठीक है, पर मेनली हम जब ये पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि साउथ में इतनी ये बात फैली नहीं, साउथ में इतना हुआ नहीं। और जो ये प्लान हुआ था, जीनत महल वगैरह ने जो प्लॉट किया था, ये थोड़ी दिन बाद शुरू होना था, 10-15 दिन ये पहले मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली उनको फोर्स किया गया था कार्टिलेज वगैरह करने से, तो तभी करना पड़ा था, नहीं तो फिर तो मेन जो मिशन था वही खराब हो जाता। राइट, सो ये एक वो हो गया। ये थोड़ा ड्रॉबैक्स हम पढ़ते हैं। स्ट्रेंथिंग नेशनलिज्म और रिफॉर्म्स और रिकंसिडरेशन। ठीक है, तो इंडियंस ने थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। ड्रॉबैक्स क्या? सबसे पहले तो मिलिट्री डिफीट, द रिबेल। अब देखो, हम जितने भी अपनी तरफ से कोशिश करी, लेकिन उन्होंने गन्स वगैरह के साथ, बहुत ज्यादा सप्रेशन के साथ, बहुत ज्यादा आर्मामेंट्स के साथ हमें हरा दिया, मिलिट्री डिफीट कर दी, जो हमारी मिलिट्री थी वो हार गई। हार्श रिप्राइजल्स, द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल क्रैकडाउन्स इंक्लूडिंग पब्लिक एग्जीक्यूशन, मास हैंगिंग एंड कन्फिस्केशन। तो उन्होंने क्या किया? ड्रॉप, देखो ब्रिटिशर्स ने ना एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए लोगों को इतने बुरी तरह मारा। लोगों मास, मतलब ऐसा होता है ना, एक होता है हैंग करना। ठीक है, अभी भी जैसे कोई सुनवाई की जाए, जज वगैरह अगर कहता है कि ठीक है मौत की सजा दी गई, तो एक रूम में होता है ना, बंद कमरे, वहां पे कैमरे तो नहीं लेके जाते। पहले उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे लोगों को डराने के लिए ऐसे ही चौराहों पे, ऐसे ही चौकों में, सड़कों पर लोगों को, मतलब जो गिल्टी थे, उनको लगा कि यार ये गलत हो रहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो उन्होंने क्या किया, उनको हैंग करना शुरू कर दिया वहीं पर। लोगों में डर और लोगों को डिमोरलाइज करना कि ऐसा करोगे तो ये अंजाम होगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ हमें पता। ठीक है, वाइडनिंग डिविजन्स, द अभी इसमें क्या हुआ देखो, ब्रिटिशर्स और इंडियंस में तो दरार पड़ी, इसके बाद धीरे धीरे करके और दरार पड़ने लग गई, और साथ ही में हिंदूज और मुस्लिम्स में दरार पड़ने लग गई। क्यों? क्योंकि डिवाइड एंड रूल यहां से शुरू हो गई। उनको पता लगा कि ऐसे तो हम हरा नहीं सकते, और अगर हराना है तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा। अगर ये साथ में आ गया, अभी तो ये बहुत कम रेंज में आए थे, अगर सभी आ जाते तो क्या ही कर जाते, तो इसलिए उन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज हैं, इन्हें तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी एमसीक्यू की वीडियो अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बताना, मैं हर एक चैप्टर की सोच रहा हूँ कि 25-30 एमसीक्यूज और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके एक तुम्हें अप्रोच बताऊं, कैसे आंसर्स लिखते हैं और कैसे टिक मार्क करते हैं, ये सब बता सकते हो। और अगर एक आध क्वेश्चन अगर तुम और चाहते हो तो लेट्स से ये तुम्हें ढूंढ के आना पड़ेगा, ये इसमें तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लॉर्ड डलहौजी रिकमेंडेड दैट द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स शुड बी डैश इन द आर्मी। रेशो अगर तुम पता कर सकते हो तो वो तो मैंने बताई थी। चलो ये बहुत इजी हो गया, इंक्रीज डिक्रीज 0 इक्वल टू इंडियन सोल्जर्स, तुम आंसर दे सकते हो। एंड या दिस वाज द चैप्टर। ऑल्सो इफ यू वांट टू बाय दीज बुक्स सो यू कैन बाय देम, ठीक है, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो। ठीक है, ये तुम्हारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बुक्स है, और बाकी सब्जेक्ट की भी है, तो मैंने बाय डेफिनेटली कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। ऑल राइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड ta-da! Yep.